विद्यार्थियों, हम राजस्थान के चित्रकला की आधारभूत बातों को चित्रकला के वीडियो भाग 1 में हम चर्चा कर चुके हैं और आज अभी अपन राजस्थान की चित्रकला के भाग 2 में आए हैं। राजस्थान की चित्रकला के भाग 2 के अंदर मैं आपको लेकर चल रहा हूं सबसे पहले मेवाड़ की चित्रकला शैली के ऊपर। जरा ध्यान दें, हम राजस्थान के अंदर 4 मुख्य शैलियों की चर्चा जो है यहाँ करने वाले हैं और जिसमें सबसे पहले अपन हेडिंग लगा देते हैं ए मेवाड़ चित्रकला शैली। विद्यार्थियों, राजस्थान की चित्रकला के अंदर जब अपन मेवाड़ की चित्रकला पर जाते हैं, जब अपन राजस्थान की चित्रकला के अंदर मेवाड़ की चित्रकला पर जाते हैं तो मैं मेवाड़ चित्रकला के अंदर इसकी 4 उपशैलियों का जिक्र अपन मेवाड़ चित्रकला के अंतर्गत करने वाले हैं। उन 4 उपशैलियों के अंदर सबसे पहले जो मूल शैली है मेवाड़ की, वो है मेवाड़ या उदयपुर चित्रकला शैली। मेवाड़ या उदयपुर चित्रकला के बाद दूसरे नंबर पर जो हम चर्चा करने वाले हैं वो नाथ द्वारा की चित्रकला शैली पर बात करने वाले हैं। तीसरे नंबर पर विद्यार्थियों हम मेवाड़ या उदयपुर के अंदर चावंड की और चौथे नंबर पर देवगढ़ की चर्चा जो है वो करते हैं। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, मेवाड़ या उदयपुर चित्रकला शैली की बात होती है। मेवाड़ या उदयपुर चित्रकला शैली की मूल शैली मेवाड़ या उदयपुर कह दो, फिर नाथद्वारा कह दो सेकंड नंबर, तीसरे नंबर चावंड कह दो और चौथे नंबर देवगढ़ चित्रकला शैली कह दो। विद्यार्थियों, मेवाड़ या उदयपुर और या फिर नाथद्वारा ये बड़ी शैलियां हैं और चावंड और देवगढ़ ये लघु शैली है। ये बड़ी शैली है उदयपुर और नाथद्वारा। चावंड और देवगढ़ के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये दोनों ही शैलियां राजस्थान के चित्रकला की कैसी शैली है, ये लघु शैली है। मैं अब आपको लेकर चलता हूं, इसमें सबसे पहले मेवाड़ या उदयपुर पर ले चलूंगा, फिर सेकंड नंबर पर नाथद्वारा की बात करेंगे, तीसरे नंबर पर चावंड की बात करेंगे और चौथे नंबर पर अपन देवगढ़ की बात करेंगे। विद्यार्थियों, राजस्थान की चित्रकला शैली के अंदर मेवाड़ या उदयपुर शैली का जिक्र करते हैं। ये मेवाड़ या उदयपुर शैली जो मेवाड़ शैली का भाग है, आपको जानकारी हो, जब हम सहायक शैलियों पर आएंगे, मैं आपको जब मेवाड़ या उदयपुर शैली के बाद जब और शैली नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड पर भी ले चलूंगा, तो ये जो शैली है मेवाड़ या उदयपुर शैली, ये मेवाड़ शैली का भाग है और बाकी 3 शैलियां दूसरी भी है, पर मूल रूप से मेवाड़ शैली का मतलब मेवाड़ या उदयपुर शैली से। और जब हम बाकी शैलियां पढ़े और उसमें मेवाड़ या उदयपुर शैली की कॉमन विशेषताएं हो तो उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान देना। मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली की चर्चा जब मैं करूं तो विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रकला का अगर मानक रूप हमें किसी चित्रकला में देखने को मिलता है, निश्चित रूप से राजस्थानी चित्रकला का मानक रूप है, ध्यान देना, निश्चित रूप से राजस्थानी चित्रकला का मानक, मौलिक, परंपरागत, कुछ भी कह दो, राजस्थानी चित्रकला का मानक रूप कह दो, राजस्थानी चित्रकला का मौलिक रूप कह दो, राजस्थानी चित्रकला का परंपरागत रूप कह दो, तो विद्यार्थियों वो मेवाड़ या उदयपुर शैली है जिसमें राजस्थान की चित्रकला का मानक, राजस्थान की चित्रकला का मौलिक और राजस्थान की चित्रकला का परंपरागत रूप देखने को मिलता है। मैं विद्यार्थियों इस शैली के परंपरागत के साथ साथ इस शैली के चित्रों की भी चर्चा, और निश्चित रूप से मैंने पिछले आपको जानकारियों भाग में बताया कि जो 7 सवाल चित्रकला पर अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसमें एक बात मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मेवाड़ चित्रकला शैली की चर्चा जब मैं करता हूं तो मेवाड़ की चित्रकला शैली, ये राजस्थान की चित्रकला शैली का, ये राजपूत शैली का मौलिक रूप है, परंपरागत रूप है। और इस शैली की जो शुरुआत हुई, इस शैली का जो स्वतंत्र प्रादुर्भाव हुआ,
विद्यार्थियों, स्वतंत्र प्रादुर्भाव एक शब्द हम यूज करते हैं, और ये शब्द क्यों यूज करते हैं? क्योंकि राजस्थान की चित्रकला शैली तो 12वीं शताब्दी से पहले भी रही, पर उस समय वो जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली रही, और 15वीं शताब्दी के आते आते ये अपभ्रंश से मुक्त होने लगी। और जब ये अपभ्रंश से मुक्त होने लगी तो विद्यार्थियों, इस चित्रकला शैली के अंदर आपको जानकारी हो, ये 12वीं शताब्दी के तक तो गुजरात शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के आते आते ये स्वतंत्र प्रादुर्भाव में आने लगी, यानी कि ये अपभ्रंश से मुक्त होने लगी। और बात अगर मेवाड़ की शैली की करूं तो इसका स्वतंत्र प्रादुर्भाव मेवाड़ के महाराणा कुंभा का काल है। किसका काल है? मेवाड़ के महाराणा कुंभा का काल। मेवाड़ के महाराणा कुंभा, जरा ध्यान दें, जब बात मेवाड़ के महाराणा कुंभा के काल की करता हूं, मेवाड़ का महाराणा कुंभा का काल 1433 से 1468 का काल रहा, और यह काल है जब मेवाड़ की चित्रकला शैली अपने स्वतंत्र प्रादुर्भाव में आई। ये शैली है जब मेवाड़ की चित्रकला शैली का स्वतंत्र प्रादुर्भाव हम देखने को हमें मिलता है। बात स्वतंत्र प्रादुर्भाव की, स्वतंत्र प्रादुर्भाव से मतलब हमारा ये है कि जो राजस्थान की चित्रकला शैली है, विद्यार्थियों गौर करिएगा, जो राजस्थान की चित्रकला शैली है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान की चित्रकला शैली वास्तव में, राजस्थान की चित्रकला शैली की चर्चा जब मैं करता हूं तो राजस्थान की चित्रकला वास्तव में पहले जैन शैली थी, गुजरात शैली थी, अपभ्रंश शैली थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के आते आते ये इस अपभ्रंश से क्या होने लगी? अलग होने लगी। और 15वीं शताब्दी के आते आते जब ये अपभ्रंश से अलग होने लगी तो राजस्थानी चित्रकला या राजपूत चित्रकला अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आने लगी। और स्वतंत्र प्रादुर्भाव जब मेवाड़ की शैली की करता हूं बात, तो मेवाड़ की शैली का स्वतंत्र प्रादुर्भाव राणा कुंभा के काल के अंदर हुआ, और राणा कुंभा के काल में स्वतंत्र प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन बात गोल्डन पीरियड की हो, बात जो है वो कहते हैं कि मेवाड़ की चित्रकला शैली को मेवाड़ के महाराणा कुंभा के अलावा जगत सिंह जी के काल में भी प्रोत्साहन मिला, इस शैली को राज सिंह जी के काल में भी प्रोत्साहन मिला, इस शैली को जयसिंह जी के काल में भी प्रोत्साहन मिला, और इस शैली को अमर सिंह द्वितीय के काल में भी प्रोत्साहन मिला। पर विद्यार्थियों गौर करिएगा, मेवाड़ की चित्रकला शैली का स्वतंत्र प्रादुर्भाव मेवाड़ के महाराणा कुंभा का काल है। मेवाड़ की चित्रकला शैली का स्वतंत्र प्रादुर्भाव राणा कुंभा के काल के अंदर है, लेकिन इस शैली का स्वर्ण काल, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, इस शैली का स्वर्ण काल, जरा जानकारी हो, इस शैली का स्वर्ण काल मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम, जरा ध्यान दें, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी प्रथम के काल की चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं, और मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल की चर्चा जब मैं करता हूं, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी प्रथम का काल इस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी प्रथम के काल को हम इस शैली का स्वर्ण काल कहते हैं, और बात इस शैली के स्वर्ण काल की होती है, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी प्रथम के काल की होती है। तो विद्यार्थियों, इन्होंने उदयपुर के राजभवन के अंदर, जरा ध्यान दें, इन्होंने उदयपुर के राजभवन के अंदर एक कला विद्यालय की भी स्थापना करी। ध्यान देना, इन्होंने उदयपुर के राजभवन के अंदर, कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी प्रथम ने एक कला विद्यालय की स्थापना भी करी, और उस कला विद्यालय को चितेरौरी ओवरी, गौर करिए, उस कला विद्यालय को कहते हैं चितेरौरी ओवरी, और या पोथी ग्रंथों का संग्रह। ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी प्रथम ने उदयपुर के राजभवन के अंदर एक कला विद्यालय की स्थापना करी, और उस कला विद्यालय को चितेरौरी ओवरी कहते हैं। उस कला विद्यालय को विद्यार्थियों गौर करिए तस्वीरारों कारखानों कहते हैं, उस कला विद्यालय को पोथी ग्रंथों संग्रह कहते हैं। तो कुल मिला के मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं
चाहे तस्वीरों कारखानों है, चाहे पोथी ग्रंथों का संग्रह है, चाहे विद्यार्थियों वो चितेरौरी ओवरी है, इस कला विद्यालय की स्थापना उदयपुर की धरती पर हुई। और उदयपुर की धरती पर कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी प्रथम के काल का बना ये कला विद्यालय, जो उदयपुर के राजभवन के अंदर है। विद्यार्थियों, उदयपुर के राजभवन के अंदर, उदयपुर के राजमहल के अंदर ये एक कला विद्यालय की स्थापना भी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी प्रथम के काल के अंदर हुई थी। विद्यार्थियों, जगत सिंह जी प्रथम का काल मेवाड़ की या उदयपुर की चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और ऐसा नहीं कि खाली इन्हीं के काल में, बल्कि राज सिंह जी, जय सिंह जी, अमर सिंह जी सेकंड, सबके काल में प्रोत्साहन मिला। पर विशेष रूप से जगत सिंह जी प्रथम के काल को हम मेवाड़ की चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। विद्यार्थियों, मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर वैसे तो कई रंगों का प्रयोग किया गया, लेकिन इस चित्रकला शैली के अंदर जिस रंग का प्राथमिकता के साथ प्रयोग हुआ वो लाल रंग था। लाल रंग यहां का प्रधान कलर रहा, और या फिर लाल पीला हिंगलू कलर, ध्यान देना, लाल पीला या हिंगलू कलर वो इस चित्रकला शैली के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने गए। पर विद्यार्थियों, जब इस चित्रकला शैली के अंदर मेवाड़ के शैली में, मेवाड़ या उदयपुर शैली में प्रधान रंगों की बात करता हूं तो हाशिए का मतलब इधर अपन छोड़ते हैं ना, कॉपी के अंदर जो पन्ना खाली छोड़ते हैं या फिर ऊपर खाली छोड़ते हैं, तो ये जो होता है ना खाली साइड वाला बॉक्स, उसको कहते हैं हाशिया। उस हाशिए के अंदर लाल पीली सादी पट्टियों का प्रयोग किया गया। ध्यान देना, कहते हैं कि मेवाड़ की चित्रकला शैली में रंग के तौर पर लाल रंग प्रधान रहा, लेकिन हाशिए के अंदर लाल पीली सादी पट्टियां, इनका प्रयोग विशेष रूप से हाशिए के अंदर हम लोग देख सकते हैं। विद्यार्थियों गौर करिएगा, मैं क्षमा चाहूंगा, एक कॉल आ रहा है। ध्यान दे, तो कहने का मतलब है हाशिए के अंदर लाल पीली सादी पट्टियों का प्रयोग जो है वो किया गया है। हाशिए में लाल पीली सादी पट्टियों का प्रयोग जो है वो मेवाड़ के चित्रकला शैली के अंदर विशेष रूप से जो है विद्यार्थियों हम लोग देख सकते हैं। लेकिन हाशिए में लाल पीली सादी पट्टियों का प्रयोग है, हाशिए के अंदर पीले रंग का प्रयोग भी हम कई स्थानों पर देखते हैं। मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं आपको, विद्यार्थियों गौर करिएगा, यहां मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि इस चित्रकला शैली के अंदर जो विषय सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ में रहे, गौर करिए, इस शैली के अंदर जो प्रमुख विषय रहे, या इस शैली के अंदर कह सकता हूं प्रधान जो विषय रहे, या इस शैली में जिन विषयों की प्रधानता रही, एक बात आपको यह समझनी होगी कि विषय याद करना भी बड़ा जटिल काम होता है, लेकिन थोड़ा सा तरीके से याद करें तो याद हो जाएगा। लेकिन मैं विषय की बात करूं उससे पहले एक जानकारी भी देना चाहूंगा। मेवाड़ चित्रकला शैली जब अपने स्वतंत्र प्रादुर्भाव में नहीं थी, और जब ये जैन शैली, गुजरात शैली या ब्रज शैली के प्रभाव में थी, उसी समय 1260 ईस्वी का हमें एक चित्र प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, 1260 ईस्वी का हमें एक चित्र प्राप्त होता है, और 1260 ईस्वी का वो चित्र जो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी में कह रहा हूं, ध्यान देना, 1260 ईस्वी का एक चित्र श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी प्राप्त हुआ है। और वो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह जी के काल का चित्र है। ध्यान देना, मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह जी के काल का 1260 का चित्र है। और मैं बताना ये चाह रहा हूं कि तेज सिंह जी के काल के अंदर श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का जो चित्रकार, इसके ऊपर जो चित्रकारी हुई वो कमल चंद्र के करकमलों की है। और विद्यार्थियों कहते हैं कि कमल चंद्र के करकमलों की ये चित्रकारी, ताड़ के पत्तों पर की गई चित्रकारी, ताड़ के पत्ते पर यह चित्र बनाया गया, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। विद्यार्थियों ध्यान देना, ये चित्र कहते हैं कि ताड़ के पत्तों पर, जरा ध्यान दें, ताड़ के पत्तों पर इस चित्र की चित्रकारी की गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है।
ताड़ के पत्तों पर चित्र बनाए गए। कमल चंद्र नाम के चित्रकार की चित्रकारी है और श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र यहां पर देखने को मिलता है। अगर बात प्रमुख विषयों की जाए तो विद्यार्थियों श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी पर तो चित्र मेवाड़ में मिला ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ विषय देखिए, राग रागिनी है, नायक नायिका भेद है, 12 मासा, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये हर एक शैली में चित्र है। मगर मेवाड़ शैली के चित्रों को याद रखना, आप किताब खोलेंगे तो आपको रागमाला और 12 मासा भी मेवाड़ में मिलेगा, पर रागमाला, 12 मासा, राग रागिनी, नायक नायिका, भेद, कृष्ण लीला, इस पे चित्र राजस्थान पूरे में हर शैली में बने। पर मेवाड़ शैली के चित्रों की विषय वस्तु को जब आप याद करोगे तो विद्यार्थियों मेरा यह मानना है कि मेवाड़ चित्रकला शैली के चित्रों को याद करने के लिए आप इतिहास के झरोखे में किसी विशेष चित्र पर, किसी विशेष ग्रंथ पर जाइए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाह रहा हूं जयदेव के गीत गोविंद पर चित्र। देखो गीत गोविंद जयदेव मेवाड़ का नहीं था, लेकिन यह गीत गोविंद मूल रूप से ग्रंथ किसका है? जयदेव का। तो गीत गोविंद पर चित्र, और गीत गोविंद ग्रंथ का रचयिता कौन है? जयदेव। तो जयदेव के गीत गोविंद पर चित्र बने, बाण भट्ट के कादंबरी पर चित्र बने, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र पर चित्र बने। तो जो प्रमुख ग्रंथ है ना, उनके नाम आपको जानकारी हो। जैसे जयदेव के गीत गोविंद पर चित्र बने, जैसे विष्णु शर्मा का ग्रंथ है पंचतंत्र, उस पंचतंत्र पर चित्र बनाए गए। जैसे बाण भट्ट का ग्रंथ है कादंबरी। देखो ये याद करने का तरीका है कि हमारे को प्रमुख ग्रंथों के नाम, प्राचीन ग्रंथों पर चित्र, कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि जो प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उन प्राचीन ग्रंथों पर चित्र जो है वो आम तौर पर हम यहां देखने को हमें मिलेगा। आम तौर पर जो प्राचीन ग्रंथ है, जैसे गीत गोविंद है जयदेव का ग्रंथ है, जैसे विष्णु शर्मा का ग्रंथ पंचतंत्र है, जैसे उदाहरण के तौर पर बाण भट्ट का ग्रंथ न कादंबरी है, इनके ऊपर हमें चित्र देखने को मिलेंगे। कादंबरी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा का, कादंबरी बाण भट्ट का, तो इस कादंबरी ग्रंथ के ऊपर भी चित्र मिलेंगे। मूल रूप से कादंबरी बाण भट्ट की रचना है, हालांकि बाण भट्ट ये मेवाड़ का नहीं है, लेकिन इसके ग्रंथ पे चित्र जो है वो बने, इसके विषय वस्तु पर चित्र बनाए गए। इसी तरीके से विद्यार्थियों चित्रों के अंदर सूकर क्षेत्र महात्म्य, सूकर क्षेत्र, सूकर मतलब सुअर, सूकर क्षेत्र महात्म्य, इसके ऊपर भी चित्र मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर हमको देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों एक चित्र आपको जानकारी हो, जैसे मैं एक चित्र पर जा रहा हूं सुपासना चरियम। सुपासना चरियम का मतलब है पारस्वनाथ चरित्र। तो सुपासना चरियम की बात जब मैं करता हूं तो सुपासना चरियम या पारस्वनाथ चरित्र की बात होती है तो कहते हैं कि हीरानंद नाम के चित्रकार ने मोकल के काल में देलवाड़ा में इस पर चित्र बनाए। सुपासना चरियम या पारस्वनाथ चरित्र, ध्यान दें, सुपासना चरियम कहिए या पारस्वनाथ चरित्र कहिए, सुपासना चरियम या पारस्वनाथ चरित्र पर देलवाड़ा में चित्र बनाए गए। और किसके, इसका चित्रकार कौन था? हीरानंद। लेकिन किसके काल में बनाए गए? मोकल के काल में बनाए गए। ध्यान देना, मोकल के काल के अंदर हीरानंद नाम के चित्रकार ने, मोकल के काल के अंदर हीरानंद नाम के चित्रकार ने देलवाड़ा के अंदर सुपासना चरियम या पारस्वनाथ चरित्र के ऊपर चित्र बनाए। पारस्वनाथ चरित्र पर चित्र, सुपासना चरियम पर चित्र कहते हैं कि मोकल के काल में देलवाड़ा में बने, सुपासना चरियम पर चित्र बने। आपको ध्यान हो जयदेव के गीत गोविंद पर है, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र पर है, बाण भट्ट के कादंबरी पर है, सूकर क्षेत्र महात्म्य पर है, सुपासना चरियम पर चित्र है। विद्यार्थियों ये बहुत सारे ग्रंथ, सूकर क्षेत्र महात्म्य पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहिबदीन नाम के चित्रकार ने राज सिंह जी के काल में सूकर क्षेत्र महात्म्य पर चित्र बनाए थे। सूकर क्षेत्र महात्म्य है ना, कहते हैं कि इसके ऊपर चित्र राज सिंह जी के काल में, आपको हर एक में चित्रकार का नाम नहीं मिलेगा क्योंकि राजस्थानी चित्रकला में चित्रकार का अंकन न करने की परंपरा ज्यादातर देखने को मिली। राज सिंह जी प्रथम के, ध्यान हो, राज सिंह जी प्रथम के काल के अंदर जब मैं बात करता हूं, आपको यहां पर एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं, जरा ध्यान दें। राज सिंह जी प्रथम के काल के अंदर कहते हैं कि राज सिंह जी प्रथम के काल के अंदर, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, राज सिंह जी प्रथम के काल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं बता रहा हूं। राज सिंह जी प्रथम के काल के अंदर एक चित्र बना सूकर क्षेत्र महात्म्य पर।
और राज सिंह जी प्रथम के काल में सूकर क्षेत्र महात्म्य पर और भ्रमर गीत सार पर चित्र बनाए थे साहिबदीन ने। ध्यान देना, सूकर क्षेत्र महात्म्य पर और भ्रमर गीत सार, कहते हैं कि भ्रमर गीत सार और साहिबदीन ने चित्र बनाए। साहिबदीन मेवाड़ शैली का बहुत मशहूर चित्रकार है। सूकर क्षेत्र महात्म्य पर भी चित्र बनाए, साथ में भ्रमर गीत सार पर भी चित्र किसने बनाए? भ्रमर गीत सार। जरा ध्यान दें, भ्रमर गीत सार, तो भ्रमर गीत सार है, सूकर क्षेत्र महात्म्य है, इन दोनों ही विषयों पर चित्र राज सिंह जी के काल में किसने बनाए? साहिबदीन ने बनाए। सुपासना चरियम या पार्सना चरित्र, इसके ऊपर देलवाड़ा में चित्र बने और ये चित्र मेवाड़ के महाराणा कुंभा के पिताश्री मोकल के काल के अंदर जो है वो बनाए गए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखना है। जयदेव के गीत गोविंद पर भी साहिबदीन का बनाया चित्र बड़ा लोकप्रिय हुआ, ये भी थोड़ी सी बात हमारे को ध्यान रखनी है। लेकिन मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूं कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है कलीला दमना, इसके ऊपर भी चित्र बने, कलीला दमना। और कलीला दमना विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कलीला दमना क्या है? ये मेवाड़ की चित्रांकन परंपरा, इस पे सवाल आया 2007 की थर्ड ग्रेड भर्ती में। ये मेवाड़, आपको जानकारी हो, वास्तव में कलीला दमना क्या है? कलीला दमना पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। कौन से ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कलीला दमना, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कलीला दमना। और कलीला दमना जो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है विद्यार्थियों, कट्टनक और दमनक का बदलता हुआ रूप है, मेवाड़ की चित्रांकन परंपरा है। इस कलीला और दमना दो मेवाड़ की चित्रकला के दो पात्र कह दो, मेवाड़ की चित्रकला का विषय कह दो, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कह दो। इसके ऊपर चित्र मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में, फर्स्ट नहीं, सांगा नहीं, संग्राम सिंह सेकंड, सांगा सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड के काल के अंदर नुरुद्दीन नाम का चित्रकार हुआ। ध्यान देना, कौन सा चित्रकार हुआ? नुरुद्दीन। कहते हैं कि नुरुद्दीन नाम का चित्रकार हुआ जिसने यहां चित्र बनाए थे कलीला दमना पर। तो कलीला दमना कह दो, ये पंचतंत्र का क्या है? फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है कलीला दमना। और विद्यार्थियों, संग्राम सिंह सेकंड ने कलीला दमना के ऊपर चित्र बनाए, सेकंड के काल में कलीला दमना पर चित्र बनाए गए। और चित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन था? चित्र बनाने वाला व्यक्ति था नुरुद्दीन। कौन था विद्यार्थियों, बताइएगा? चित्र बनाने वाला व्यक्ति था नुरुद्दीन। लेकिन विद्यार्थियों, मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर बात करें और बात अगर हमारी प्रकृति के चित्रण पर ना जाए तो हम मेवाड़ की चित्रकला शैली के विषय को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर जो प्रकृति का चित्रण किया गया, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर जो प्रकृति का चित्रण किया गया, प्रकृति के चित्रण के अंदर कदम्ब का वृक्ष, ध्यान दें, प्रकृति के चित्रण के अंदर कदम्ब का पेड़ बहुत ज्यादा प्रधानता से मेवाड़ की चित्रकला शैली में बनाया गया। कदम्ब का वृक्ष मेवाड़ की चित्रकला शैली में बनाया गया। और पशु के तौर पर हाथी का चित्रण भी मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर किया गया। विद्यार्थियों, हाथी का चित्रण भी हुआ और कलीला दमना पर चित्र तो बने ही है। प्रकृति चित्रण के अंदर कदम्ब के पेड़, देखो पेड़ में जब अगली शैली पर आऊंगा तो पिछली शैली रिवाइज भी करेंगे। मेवाड़ की चित्रकला शैली में, उदयपुर की चित्रकला शैली में कदम्ब का पेड़ और हाथी का चित्रण जो है वो प्रधानता के साथ किया गया। आसमान के अंदर देवताओं के चित्र भी प्रमुखता से बनाए गए। ध्यान दें, आसमान में, आकाश में, आसमान के अंदर देवताओं के चित्र भी मेवाड़ की चित्रकला शैली की खास बात रही। यहां ऐसा आसमान दिखाया गया जिसके अंदर ऊपर भगवान का कोई गणेश जी, कोई राम कृष्ण, तो इस प्रकार के चित्र भी यहां पर बनाए गए। आसमान में देवताओं का चित्रण भी और आसमान में उड़ता हुआ चकोर पक्षी भी। देखिए, आसमान के अंदर देवताओं का चित्रण भी और आसमान में उड़ता हुआ चकोर पक्षी का दर्शन भी मेवाड़ की चित्रकला की शैली हमको कराती है। मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर जब आकाश बनाया गया तो विद्यार्थियों, मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर जो आकाश बनाया गया, ये आकाश बनाते समय नीला, घना और बादलों से युक्त, गौर करिए, ये आकाश नीला, घना और बादलों से युक्त,
ध्यान दें, कहते हैं कि मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर जब आसमान का चित्रण किया गया तो ये आसमान का चित्रण भी नीला, घना और बादलों से युक्त जो है वो किया गया। और विद्यार्थियों, कोयल का, सारस का, मछलियों से युक्त प्रकृति चित्रण वो भी हमें मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर आम तौर पर जो है वो देखने को मिल जाएगा। मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जैसा कि मैंने यहां पर जानकारी दी, प्रकृति चित्रण के अंदर कदम्ब का पेड़ और हाथी, ध्यान रखना मेवाड़ की चित्रकला शैली में कदम्ब का पेड़ है, नाथद्वारा में चलेंगे तो केले का पेड़ आएगा और मारवाड़ में चलेंगे तो आम का पेड़ आएगा। मेवाड़ के अंदर पशु के तौर पर हाथी, मारवाड़ और बीकानेर में आएंगे तो पशु के तौर पर ऊंट आएगा, और नाथद्वारा में तो भगवान कृष्ण है तो गाय आएगी, ध्यान देना। और आसमान में चकोर पक्षी का चित्रण भी हुआ और आकाश को नीला, घना और बादलों से युक्त, ये भी मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर आम तौर पर जो है वो बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। मैं अगली कड़ी के अंदर मेवाड़ चित्रकला शैली की पुरुष और महिला की आकृति पर भी आपको लाना चाह रहा हूं। ध्यान दें, महिला और पुरुष की आकृति की बात अगर की जाए तो मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर विद्यार्थियों एक बात पुरुष आकृति की होती है और दूसरी बात महिला आकृति की होती है। हालांकि परीक्षा के अंदर आकृतियों पर ज्यादा सवाल नहीं, लेकिन कभी कभार पूछ लेते हैं, और विशेष रूप से महिला आकृति पर तो प्रश्न आता ही है। पुरुष आकृति के अंदर देखो, मेवाड़ वाले हैं तो मेवाड़ वाले कैसे होंगे, रोबदार। आप अपने दिमाग के अंदर महाराणा प्रताप, राणा सांगा, उदय सिंह, राज सिंह के फोटो लाइए, तो कैसे चित्र उनके, जो चित्रकार चित्र वैसे ही तो बनाएगा जैसा उस चित्रकार आदमी को देखेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर पुरुष की आकृति जब आप देखोगे तो पुरुष का गठीला बदन दिखेगा, गठीला बदन दिखेगा। आमतौर पर पुरुषों का कद, विद्यार्थियों गौर करिए, कद छोटा है, बाकी सब लंबे हैं। यानी पुरुष आकृति में छोटा कद, जब पुरुष का कद छोटा होगा तो महिला का कद भी कैसा ही होगा, छोटा। क्योंकि हमारे राजस्थानी कल्चर में आमतौर पर जो पुरुष शादी भी करता है तो पहले वो ये देखता है कि उसकी पत्नी उससे कम हाइट की हो, आमतौर पर। तो छोटा कद है लेकिन लंबी नाक है, लंबी नाक है, बड़ी लंबी और रौबदार मूछे है, लंबी रौबदार मूछे है। गौर करिए, रौबदार का भाव है, तो लंबी रौबदार मूछे है, लंबी नाक है, छोटा कद है, जुल्फे, जुल्फे गालों तक, कपोल तक आई हुई, ऐसे चित्र बनाए गए। कपोल यानी गालों तक आती हुई जुल्फे। आप अपने दिमाग में कल्पना कर सकते हो कि कैसा होता होगा पुरुष। आमतौर पे मेवाड़ चित्रकला शैली के अंदर पुरुष का कद छोटा है, लेकिन बाकी सब, चाहे बाल हो चाहे आंखें हो, आंखें भी बड़ी है, ध्यान देना, आंखें भी बड़ी है, नाक भी लंबी है, रौबदार मूछे है, कद छोटा है, बाकी सब लंबा है। लंबा घेरदार जामा पहने हुए, चोगा या जामा या चोला अपन पहनते हैं ना, तो लंबा घेरदार जामा पहने हुए, ये इस प्रकार पुरुष आकृति की विशेषता है। लेकिन देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं, पुरुष आकृति जब भी आप पढ़ो ना तो आप एक एक विशेषता अलग अलग नहीं, 4-5 विशेषता एक साथ पढ़ लो, और उसमें कोई एक भी दिमाग में बैठ गई तो परीक्षा में भी लाइन पूरी आएगी विशेषताओं की। तो आप 4-5 विशेषताओं के आधार पर विशेषताओं का परिकलन कर सकते हैं। पुरुष आकृति की जगह ज्यादातर परीक्षा के अंदर महिला आकृति पर प्रश्न आता है, और महिला आकृति पर प्रश्न आवे तो एक चीज हमेशा महिला की आकृति में ध्यान रखो, उसके नेत्र। अगर आपको महिला आकृति में उसके नेत्र पता चल गए तो बाकी कुछ भी नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखना है। नेत्र, मेवाड़ आकृति की महिला की जो आंखें है वो कमलकृत या मीनकृत नेत्र, ध्यान देना। मेवाड़ चित्रकला शैली के अंदर महिलाओं की जो नेत्र है वो नेत्र कमलकृत या मीनकृत नेत्र। जरा ध्यान दें, मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर जो नेत्र है वो कमलकृत या मीनकृत नेत्र है। और सीधी सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एमटीआर बात, हमारे को महिला आकृति के नेत्र याद रखने हैं। नेत्र के बाद अब देखो, पुरुष का कद छोटा है तो पुरुषों से लंबी महिलाएं तो हो नहीं सकती, इसलिए कद महिलाओं का भी कैसा, छोटा। लेकिन पुरुषों की आंखें बड़ी है तो इनकी आंखें कमलकृत या मीनकृत हो गई। आपको ध्यान हो, महिलाओं के अंदर कद छोटा है और लंबी नाक है, नाक महिलाओं की भी लंबी, पुरुषों की लंबी नाक, तो पुरुषों की लंबी नाक, तो महिलाएं भी अपनी नाक को लंबी करके बैठी है, तो लंबी नाक। ध्यान देना, महिला आकृति में सामान्यतः पुरुष का कद छोटा रहा, महिला का कद भी छोटा रहा। पुरुष की नाक लंबी रही, महिला की नाक भी लंबी रही।
आपको जानकारियों कहते हैं कि भरी हुई दोहरी चिबुक, ये चिबुक जो है ये भरी हुई और मय तिल के साथ में वो भी जो है वो देखने को यहां पर मिलेगी। आपको जानकारियों भरी हुई दोहरी चिबुक और साथ में मय तिल के, ये भी हमारे को इस महिला आकृति के अंदर देखने को मिलता है। महिला आकृति के अंदर विद्यार्थियों इनकी जो भौएं हैं वो नीम के पत्तों की तरह रक्ताभ पतले ओष्ठ, रक्ताभ मतलब एकदम लाल पान की तरह, भौएं नीम के पत्तों की तरह। ध्यान दें, जो कोई स्पेशल बात है ना तो वो जरूर ध्यान रखें। इसमें महिला आकृति की जो भौएं हैं वो नीम के पत्तों की तरह भौएं, भौएं कैसी है? नीम के पत्तों की तरह महिला आकृति की भौएं हैं। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, रक्ताभ पतले ओष्ठ, रक्ताभ, रक्ताभ का मतलब रक्त की तरह, खून की तरह पतले होठ, रक्ताभ पतले ओष्ठ, खून की तरह पतले होठ। ये मेवाड़ के चित्रकला शैली की एक खास बात रही। विद्यार्थियों मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर कमलकृत या मीनकृत नेत्र दिख सकते हैं, छोटा कद दिख सकता है, लंबी नाक दिख सकती है, भरी हुई दोहरी चिबुक में तिल के दिख सकती है, नीम के पत्ते की भांति भौएं दिख सकती है, रक्ताभ पतले ओष्ठ दिख सकते हैं, ये सब। और खुले बाल, महिलाओं के जो बाल है वो भी एकदम खुले केश। गौर करिए, मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर महिला के बाल भी एकदम खुले और लहंगा पहना हुआ, पारदर्शी ओढ़नी पहनी हुई, इस प्रकार से वो जो दांत और बिल्कुल सरल भाव लिया हुआ चेहरा वो हमारी को महिला आकृति में दिखेगा। तो आप महिला और पुरुष की आकृति जब मेवाड़ शैली में पढ़े तो मेवाड़ शैली में कद पुरुष और महिला दोनों का छोटा है, पुरुषों में लंबी नाक और लंबी रोबदार मूछें है, यहां पर भी नाक लंबी, महिला के लंबी रोबदार मूछें तो हो नहीं सकती, तो यहां पर रक्ताभ पतले ओष्ठ, रक्ताभ का मतलब एकदम पान की तरह, जो पीक की तरह, पान की पीक होती है ना, पान की पीक वैसे एकदम, या खून की तरह एकदम लाल लाल होठ, और भौएं नीम के पत्ते की भांति। गौर करिए, पुरुष और महिला की आकृति जब आप अपने दिमाग में ऐसा है कि इमेजिनेशन करते हैं तो आपको आकृतियां रटनी भी नहीं पड़ेगी और आप आकृति को दिमाग के अंदर इजीली जो है वो बिठा सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। विद्यार्थियों मैं राजस्थान की चित्रकला के अंदर जब मेवाड़ की चित्रकला पर बैठा हूं, मैं प्रमुख चित्रकारों के नाम भी यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं। ध्यान दें, मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर प्रमुख चित्रकारों की बात अगर करी जाए, मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर अगर प्रमुख चित्रकारों की बात अगर करी जाए तो विद्यार्थियों कहते हैं कि इस शैली के अंदर साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, उमरा, जीवा, धनसार, जगन्नाथ, भेरूराम, ये देखो चित्रकार और नाम है, कोई राजा महाराजा और नाम तो है को नहीं, तो अपन चित्रकार और नाम तो चित्रकार और जय याद रखना पड़े। चित्रकार साहिबदीन, ध्यान देना, एक बात गौर करिए, साहिबदीन मेवाड़ शैली का सबसे इंपॉर्टेंट चित्रकार है। चाहे वो सूकर क्षेत्र महात्म्य का चित्र हो, चाहे वो भ्रमर गीत सार का चित्र हो जो उसने राज सिंह जी के काल में बनाया। इसी साहिबदीन ने जगत सिंह जी प्रथम के काल में भागवत पुराण पर, रागमाला पर, रसिक प्रिया पर, गीत गोविंद पर भी काफी सारे चित्र बनाए। तो साहिबदीन इस शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार है। साहिबदीन के बाद विद्यार्थियों धनसार कहते हैं कि धनसार भी मेवाड़ चित्रकला शैली का एक प्रमुख चित्रकार धनसार भी हुआ। उमरा, जीवा और कृपाराम, देखो साहब यूं याद रखिए, मनोहर साहब उम्र भर धन के साथ जीवों की कृपा करते रहे। मनोहर साहब का मतलब मनोहर भी यहां का चित्रकार है। मनोहर साहब उम्र भर मतलब उमरा, जीवों की अपने धन से मतलब धनसार, जीवों की कृपा करते रहे मतलब कृपाराम। गौर करिए, कहते हैं कि मनोहर साहब उम्र भर अपने धन से जीवों की कृपा करते रहे, जीवों पर कृपा करते रहे और जगन्नाथ का नाम लेते रहे, प्रभु जगन्नाथ का नाम लेते रहे। तो जगन्नाथ भी मेवाड़ चित्रकला शैली का चित्रकार, और जगन्नाथ में भी कौन से जगन्नाथ? भेरू जी मतलब भेरूराम भी मेवाड़ चित्रकला शैली के चित्रकार हुए। इसके अलावा नुरुद्दीन, जिसने कलीला दमना पर चित्र बनाए, मैंने बताया है नुरुद्दीन पर कलीला दमना पर चित्र बनाए। तो साहिबदीन, धनसार, मनोहर, उमरा, जीवा, कृपाराम, भेरूराम, नुरुद्दीन, ये सब मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार है। और विद्यार्थियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेवाड़ चित्रकला शैली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
मेवाड़ चित्रकला शैली पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में राजस्थान की एक और शैली के ऊपर आपको लेकर चल रहा हूं। दूसरी शैली नाथ द्वारा चित्रकला शैली की चर्चा जो है मैं करने वाला हूं। सेकंड नंबर पर अपन जो है वो मेवाड़ के बाद नाथ द्वारा चित्रकला शैली की चर्चा अपन करने वाले हैं। नाथ द्वारा के साथ ही चावंड और देवगढ़ की बात भी करेंगे। वो बात हमारी चित्रकला भाग 3 के अंदर होने वाली है। बने रहिए साथ में और चित्रकला को फाड़ डालिए, पढ़ लीजिए। बहुत टिपिकल टॉपिक है लेकिन परीक्षाओं में बहुत काम का टॉपिक है और आगे कोई कंपटीशन एग्जाम भी देंगे तो भी आपके चित्रकला का टॉपिक तो हमेशा काम आना है। धन्यवाद। वंदे मातरम।